तो लोकतंत्र में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई लापरवाही या कहने जो सेंध लगी उसे लेकर, क्योंकि 5 तारीख को इस घटना के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं की, मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया, खासतौर पर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये एक खूनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन उनके ऊपर जनता का ऐसा आशीर्वाद है, ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है कि वो बाल बाल बच गए। लेकिन आज वीडियो ऐसा सामने आया है जो कि करीब 13 महीने पहले YouTube प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था। लेकिन इस वीडियो का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में एक एनिमेशन है और इस एनिमेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे एक एक फ्रेम, और जो पूरी तस्वीर इस वीडियो में दिखाई गई है लगभग वैसा ही फिरोजपुर में रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ है। इसी तरह से उसमें ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलियां हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, और जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फंसे रहे, एक फ्लाईओवर का भी जिक्र है। तो 400 दिन पहले अपलोड किए गए इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस घटना से कैसे इसका तार जुड़ रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। इसे संयोग कहिए या प्लानिंग या कोई खतरनाक साजिश, लेकिन सोशल मीडिया पर अपलोड साल भर पहले के इस वीडियो ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा में गड़बड़ी वाले मुद्दे को नई हवा मिल गई है। पहले इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ वो वीडियो है जिसे YouTube पर करीब 13 महीने पहले अपलोड किया गया है, जबकि दूसरी तरफ वो वीडियो जिसमें पीएम मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। दोनों ही तस्वीरों को देखकर ये फैसला कर पाना मुश्किल है कि ये संयोग है या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा प्रयोग। YouTube पर जिस वीडियो को अपलोड किया गया है उसके बैकग्राउंड में पंजाबी गीत बज रहे हैं, कुछ लड़के ट्रैक्टर चला रहे हैं, धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जाती है, फिर सब एक फ्लाईओवर पर इकट्ठा होते हैं। इस वीडियो की बनावट और एक एक स्टेप ठीक वैसे ही हैं जैसा कि पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था। इस वीडियो को करीब 13 महीने और 4 दिन पहले YouTube पर अपलोड किया गया था, लेकिन सब कुछ इतना मिलता जुलता है कि बीजेपी इसे साजिश छोड़कर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही वीडियो में कई चीजें एक समान हैं। क्रिएट किए गए वीडियो में पीएम मोदी को फ्लाईओवर पर घेरा गया है, जबकि पीएम का काफिला भी फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। एनिमेटेड वीडियो में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हकीकत में जिस दिन पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फंसा था उस दिन भी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस एनिमेटेड वीडियो में किसानों के पास कई गाड़ियां दिख रही है, जिसमें ट्रैक्टर भी रहे हैं और बाकी कई गाड़ियां भी। हकीकत में भी किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी कई गाड़ियां दिख रही थी। YouTube के इस वीडियो में काफी देर तक पीएम मोदी को घेरे रखा गया है, जबकि 5 जनवरी को रियल में प्रधानमंत्री 20 मिनट तक काफिले के साथ फ्लाईओवर पर फंसे रहे। क्रिएट किए गए वीडियो में और पीएम मोदी के काफिले वाली तस्वीरों में इतनी समानताएं हैं, इतना सब कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये साजिश था, हत्या की साजिश। केवल पंजाब की सरकार ही उसमें शामिल नहीं है, बल्कि साजिश करता दिल्ली तक उसमें शामिल। उसमें बार बार जो टाइम्स ऑफ नवभारत ने कई कागज दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि सड़क से भी जा सकते हैं, मौसम खराब हो सकता है, अल्टरनेटिव रूट रखना चाहिए। इसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री और रिपोर्ट दे रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं थी रोड से जाने की प्रधानमंत्री की। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, अपने ही बातों में अपने फंस रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में अल्टरनेटिव रोड हर समय रहता है, वेदर खराब हो तब तो और रहता है। सोनिया गांधी कह रही कि कड़ी कार्रवाई करो। कौन कह रहा है, नहीं कह रहा है, लेकिन चन्नी का ताकत नहीं है कि अकेले इतना बड़ा साजिश करे।
जिस वीडियो के सामने आने के बाद साजिश वाली बात को ज्यादा बल मिला है, उसे YouTube पर 1 दिसंबर 2020 को अपलोड किया गया था। वीडियो को धक्का गेमिंग नाम के चैनल पर अपलोड किया गया। 34,000 से ज्यादा लोग वीडियो को अब तक देख चुके हैं। पीएम को घेरने वाला वीडियो 3 मिनट 2 सेकंड का है। सवाल तो पूछे जाएंगे ही, और वो भी उस वक्त में जब वीडियो को ऐसे समय में तैयार किया गया हो और YouTube पर अपलोड किया गया हो जब किसान आंदोलन बिल्कुल शुरू ही हुआ था। ये वीडियो चर्चा में तब है जब बिल्कुल इसकी बनावट जैसी घटना 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई और पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर फंस गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या 400 दिन पहले ही पीएम को घेरने का प्लान बन चुका था? क्या 2020 में ही पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रची जा चुकी थी? क्या फ्लाईओवर पर पीएम को घेरना और फिर प्रदर्शन सब कुछ पहले से तय था? क्या ये भी पहले से तय था कि ये सब कुछ तब किया जाएगा जब पीएम मोदी पंजाब दौरे पर आएंगे? इस वीडियो की सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन 1 साल पुराने वीडियो और 5 जनवरी को हुई घटना में मिलती कई समानताएं संदेह जरूर पैदा कर रही है। और हाँ, यहाँ चिंता बढ़ाने वाली बात ये भी है कि इस वीडियो में आगे और भी ऐसा बहुत कुछ है जो पीएम के सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, जिसे ना हम दिखा सकते ना ही उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है, सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में सेंध हुई है, ये कहीं से भी जायज नहीं है और इसके पीछे शामिल लोगों की जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस वीडियो में जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इस रिपोर्ट में, ये वीडियो हम आपको पूरा दिखा भी नहीं सकते, ये इतना संवेदनशील है। मेरे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार और साथ ही रंजीता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 400 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ, 13 महीने पहले, यानी ये वही वक्त रहा होगा जब किसान आंदोलन अपने पीक पकड़ रहा था, किसान धरने पर बैठे थे और एक ये हम तस्वीर देख रहे हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल थी। कैसे इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया जाए या कैसे इस पर सवाल ना उठें, जबकि तमाम समानताएं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक और इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को लेकर क्या अभी इस वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और किस तरह की हलचल ऑफिशियल सर्कल में है इस वीडियो को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि कल जिस तरह 5 तारीख को जिस तरह से घटना हुई थी, घटना के बाद ही कई ऐसी चीज़ें सामने आई तो उसको देखकर ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही से ज़्यादा साजिश तो नहीं, लेकिन ये वीडियो अपने आप में जब सामने आया तो लगता है कि जैसे एक एनिमेटेड फिल्म को जीवित तस्वीर में उतार दिया गया हो, क्योंकि जो एनिमेटेड फिल्म में दिखाया गया था, फर्क सिर्फ इतना है कि वो एनिमेटेड फिल्म थी और यहाँ पर सीधी तस्वीरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर पे थे और उनके ठीक सामने प्रदर्शनकारी थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 13 महीने पहले किसी ने ये कल्पना की होगी, किसी के दिमाग में ये बात आई होगी कि इस तरह की चीजें होनी है और 13 महीने बाद यही चीजें होती है। ये इत्तेफाक भी हो सकता है और ये साजिश का हिस्सा भी हो सकता है और मुझे लगता है ये जांच का विषय है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद लोगों के मन में इस तरह के विचार जरूर आ रहे हैं कि क्या 13 महीने पहले ही इस तरह की प्लानिंग हुई थी या इस तरह की चीजें हो सकती है, इसकी तैयारी पिछले 13 महीने से हो रही है। मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों के नजर में भी इस तरह की वीडियोज हैं, तभी ये वीडियो सामने आया है कि आखिर ये वीडियो के पीछे कौन कौन लोग, किसने इसको बनाया, क्योंकि अचानक ऐसी चीजें होना जिसकी एनिमेटेड फिल्म 13 महीने पहले आ चुकी है और लगभग तस्वीरें वो जो दिखा है उस फिल्म में जो दिखा है वैसी ही चीजें सामने हो जाना, प्रधानमंत्री का खड़ा होना और वहां पर एकदम फ्लाईओवर पे जाके, ये मुझे लगता है इत्तेफाक और साजिश, ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये इत्तेफाक है या साजिश, लेकिन पहली नजर में तो लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है ये। रंजीता, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। आज आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर ये बड़ी खबर ब्रेक की जब हमने वो खत दिखाया जो एसपीजी की तरफ से लिखा गया था पंजाब के डीजीपी को। उस पर हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हम थोड़ा आगे दिखाएंगे। लेकिन रंजीता, कैसे इस मामले पर सियासत हो रही है उसकी एक तस्वीर हमने देखी जब आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाए वो एक तरफ, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले जैसी कोई घटना या ऐसी कोई साजिश की बात करना जो है निराधार है, और दूसरी बड़ी बात, बार बार वो पंजाबियत के मुद्दे को छूते हुए दिखाई दिया और ऐसा लगा कि जैसे बार बार वो इसका इशारा कर रहे हैं कि पंजाब के लोग ऐसा नहीं कर सकते, पंजाब के लोगों पर ये सवाल उठाना ठीक नहीं है। सवाल तो फिर यही है कि पंजाब के लोगों पर किसने सवाल उठाया?
सवाल प्रोटेस्टर्स पर और जहां पर चूक हुई उन पर है, जो मुख्य तौर पर पुलिस ऑफिशियल्स हैं। रंजीता। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये मामला गंभीर इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि ये चुनावी प्रदेश है, चुनाव होना है पंजाब में, और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को पता है कि इसका चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू जब से ये घटना हुई है तब से पहली बार मीडिया में सामने आए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर अपनी बात कही थी और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दो मुख्य बातें जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो आपने भी बताया वो ये कि इस पूरी घटना में पंजाब सरकार की जो नाकामी है उसको छुपाते हुए पंजाब के जनता को लेकर उन्होंने ये कहा कि पंजाब की जनता से कभी देश के प्रधानमंत्री को खतरा नहीं हो सकता है, ये पंजाबियत की बात है। दूसरी, उन्होंने एक सॉफ्ट हम कह सकते हैं कि एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जितने झंडे आज तक बीजेपी और आरएसएस के कार्यालय में नहीं फहराए गए होंगे, उससे ज्यादा झंडे हमारे जवान जो है, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो तिरंगे में लपेट कर आए हैं। तो ये एक इमोशनल कार्ड था नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पंजाब के चुनाव और पंजाब की राजनीति को भी दर्शाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह की चीजें, इस तरह के सेंटिमेंट को जगाकर राजनीति में इसका फायदा उठाया जा सकता है। आप जिस बात की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि पंजाबियत के मुद्दे को उन्होंने जिस तरह से, मैं आऊंगी रंजीता आपके पास, उन्होंने जिस तरह से पंजाबियत के मुद्दे को छुआ, अब इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मुद्दा पंजाब विधानसभा चुनावों में एक मुद्दे के रूप में उभरेगा, जिक्र बार बार आएगा, और इसीलिए हम भी लगातार ये कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। फिरोजपुर से हमारे साथ गुरप्रीत चिन्ना भी जुड़ गए हैं। गुरप्रीत, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अब बात उस चिट्ठी की जो आज खबर रंजीता ने सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर ब्रेक की। ये चिट्ठी ये बताती है कि जो अब तक के दावे मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से किए गए, पंजाब पुलिस की तरफ से किए गए, वो दावे जो है वो खोखले दिखाई देते हैं, क्योंकि इस चिट्ठी में न सिर्फ आतंकी थ्रेट्स का जिक्र किया गया, पाकिस्तान बॉर्डर से दूरी का जिक्र किया गया, ड्रोन से हमले के खतरे का जिक्र किया। क्या पॉइंटर्स इस चिट्ठी में थे जो ये बताते हैं कि कितना बड़ा खतरा था इस घटना के मद्देनजर? देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गड़बड़ी वाले मुद्दे पर पंजाब की सरकार और पुलिस हर दिन घिरती जा रही है। पहले ही कई सवालों के जाल में उलझी पंजाब पुलिस के सामने अब सबसे नया सवाल यह है कि जब एसपीजी ने पीएम के पंजाब दौरे से 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को ही पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर सतर्क कर दिया था, पीएम के खतरे को लेकर अलर्ट कर दिया था, बावजूद उसके पंजाब पुलिस ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इन सारी बातों को दरकिनार क्यों किया गया? पहले इसे जानिए कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने अपनी चिट्ठी में लिखा क्या क्या था, किन किन बातों को लेकर अलर्ट रहने को कहा था और वो बातें कितनी अहम थी। पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, पाकिस्तान समर्थित सिख चरमपंथियों से खतरा है, पीएम का सभा स्थल बॉर्डर से सिर्फ 14-15 किलोमीटर दूर है, आतंकी संगठन लश्कर इंडियन मुजाहिदीन से खतरा है, पीएम मोदी पर ड्रोन से हमले की आशंका भी जताई गई थी, सभा स्थल वाले इलाके में पाक तस्कर सक्रिय हैं, ये बात भी कही गई थी। एसपीजी ने अपनी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि पीएम मोदी किसान आंदोलन के नाम पर निशाने पर आ सकते हैं। किसान आंदोलन के नाम पर पीएम निशाने पर आ सकते हैं। सिख चरमपंथियों के स्लीपर सेल से वीवीआईपी सुरक्षा पर खतरा है। लुधियाना ब्लास्ट जैसे मामलों से पंजाब सुरक्षा खतरा है। सतनाम सिंह पन्नू ने पीएम के घेराव का ऐलान किया है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू सरकार के खिलाफ भड़का रहा है। 3 जनवरी को लिखी गई एसपीजी की 12 पन्नों की चिट्ठी ने पंजाब सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इस चिट्ठी को लेकर ना तो पंजाब की सरकार कुछ बोल रही है, ना ही पंजाब की पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया है। अब अपनी सारी गलतियों को छिपाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब कांग्रेस नई नई बातों को जोड़ रही है। बस इस बात का ही जवाब नहीं दे रही कि एसपीजी की चिट्ठी के बावजूद पंजाब पुलिस ने इसकी गंभीरता क्यों नहीं समझी। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले पर पहली बार कोई चिट्ठी सामने आई है और पंजाब पुलिस की लापरवाही दिखी है। इससे पहले भी कई सबूत सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़े होते हैं। ये पंजाब के ही एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी है। पंजाब पुलिस को 2 जनवरी को ये चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें जिक्र किया गया था 5 जनवरी को बारिश होने की संभावना है, कृपया रूट अरेंजमेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें, साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पर पहले से काम करें, किसानों के प्रदर्शन को लेकर खास तौर पर सतर्क रहें। इतना ही नहीं,
पीएम के पंजाब दौरे से ठीक एक दिन पहले भी यानी 4 जनवरी को भी एक चिट्ठी पंजाब पुलिस को लिखी गई थी। उस चिट्ठी में पंजाब पुलिस को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया था। किसानों की मूवमेंट पर नजर रखें, फिरोजपुर की ओर उन्हें न जाने दिया जाए, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान पर पहले से ही काम करें, अपने एसएसपी को किसानों के प्लान जानने और उन्हें रोकने पर ब्रीफ करें। एक या दो नहीं, अब तक कुल 4 चिट्ठियां सामने आ चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर पंजाब पुलिस की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। इन सारी चिट्ठियों के बाद यह साफ है कि पंजाब की पुलिस न पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर थी और न ही सतर्क रहने वाली चिट्ठियों पर ध्यान दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गुरप्रीत, देखिए इस चिट्ठी की पूरी असलियत हमने दिखाई अभी इस रिपोर्ट में। अब क्या आधार बचता है जिसके बाद डीजीपी पर कार्रवाई नहीं हो रही है? और पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि अचानक रूट बदला इसलिए ऐसी परेशानी हो गई, क्या उन्हें इस चिट्ठी में जिस तरह के थ्रेट्स जाहिर किए गए हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई? क्या ये मुमकिन है? जी, हमने कल ही सभी की सभी जो इंटरनल कम्युनिकेशन हुई थी पंजाब पुलिस में उसका भी खुलासा किया था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और आज की बात करें तो एमएचए के ऑफिशियल आज लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रहे। सबसे पहले वो स्पॉट पे गए, स्पॉट पे सभी ऑफिसर बुलाए जो ड्यूटी पे थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री का कैवलकैड को ब्लॉक किया गया था, वहाँ पे लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, हर ऑफिसर की स्टेटमेंट हुई। और उसके बाद वहाँ पे बीएसएफ कैंपस में लगातार जो बठिंडा से लेके फिरोजपुर तक ऑफिसर रूट पे थे, जिनकी ड्यूटी थी रूट में कि रूट स्मूथ देना है प्राइम मिनिस्टर को, उन सबको बुलाया गया। तो ना कहीं अगर बात करें एमएचए ऑफिशियल, वो पंजाब पुलिस की जो पंजाब सरकार की भेजी हुई एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी उससे सेटिस्फाई नहीं लग रहे थे, जिसके कारण वो टीम यहाँ पे आई और उन्होंने लगातार एक के बाद एक ऑफिसर से बात की ताकि पता चले कि क्यों सिक्योरिटी लैप्स हुई। और सबसे बड़ा सवाल जो इस सारी बात में निकल के आ रहा है वो बड़ा क्लियरली आ रहा है कि वहाँ फ्लाईओवर पे प्रोटेस्टर किधर से आए, क्योंकि वो लगातार वहाँ पे एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे थे और एक मिनट की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यहाँ से वो ये देखना चाहते थे कि क्या इसमें कैसे प्रोटेस्टर वहाँ पहुंचे और अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थी तो कैसे वो कॉन्स्पिरेसी थी और उसका क्या कॉन्स्पिरेसी का नतीजा था, क्या करना चाहते थे। वो प्रोटेस्ट था, सडनली हुआ जैसे कि कहते हैं। और पहले दिन हमने देखा कि मुख्यमंत्री पंजाब के एकदम अपने अफसरों को क्लीन चिट भी देते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं कि ये जो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं। तो आज जो ऑफिशियल्स आए हैं, हमने देखा अभी कुछ समय पहले, हम इस समय बठिंडा में हैं, यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन पे वो टीम के अंदर उन्होंने यहाँ से रूट किया था। इस रूट को लेके उन्होंने एक चीज की मेजर की है। तो अब देखने वाली बात है कि एमएचए की जो इन्वेस्टिगेशन है और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सच सामने आना जरूरी है। दिन से जो रफ्तार है कोरोना केसेस की वो डरा रही है और आज परिस्थिति ये, अगर बीते 24 घंटों का डेटा देखें तो 1 लाख के पार कोरोना के केसेस चले गए हैं और इसके एक्सपर्ट्स का अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, 7 दिनों में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड उछाल। समझ लीजिए एक बार फिर कोरोना का खतरा हमारे सामने है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए वो इस खतरे का सबसे बड़ा सबूत है। पिछले साल 1 दिसंबर को भारत में 9,765 नए मरीज मिले थे। 15 दिसंबर को 7,974 केस आए थे। 31 दिसंबर को आंकड़ा 23,000 के करीब था। 7 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 1,17,100 हो गया। यानी पिछले 20 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा करीब 5 गुना रफ्तार से बढ़ा है। 214 दिन बाद देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। है कोरोना की ये नई रफ्तार डराने लगी है। काफ़ी आतंक में है। इतना दिन एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, परीक्षा नहीं हुआ था, इसके कारण समझा नहीं गया। लेकिन अभी जितना एग्जामिन हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, काफ़ी संख्या बढ़ रहा है। हमें आतंक पैदा हो गया कि इस बार क्या होगा। इनमें तो डर सबका ही है, मेरे भी है, आपका भी है, सबका ही है। लेकिन अभी क्या होगा, सिचुएशन क्या आएगा, किसी को पता नहीं है। कोरोना का खतरनाक वेरिएंट 27 राज्यों में पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के 3,000 से ज्यादा मरीज हैं।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 876 ओमिक्रॉन के मरीज हैं। दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284, गुजरात में 204, तमिलनाडु में 121। ओमिक्रॉन के केसेस बिल्कुल प्रतिदिन डबल या उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। कल ही भारत में 1,15,000 केसेस रिपोर्ट हुए और मेरा अंदेशा है, मुझे इस बात का डर है कि एक हफ्ते 15 दिन में ये केसेस 5 लाख या उससे भी ज्यादा क्रॉस हो सकते हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार सबसे तेज है। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 15,097 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब संक्रमण दर 15.34% पर पहुंच गई है। दिल्ली में 8 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले आए। 12 मई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। 28 दिसंबर के बाद दिल्ली में कोविड के डेली केस में 30 गुना का इजाफा हुआ है। जिन मरीजों को पैनिक हो रहा है या जिन मरीजों को तेज बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं है, वो अस्पतालों को ऑक्यूपाई ना करें। और जैसे वेव 2 में हमने देखा कि अस्पताल तो ऑक्यूपाई थे ही, कोविड तो एक प्रॉब्लम था ही, जो नॉन कोविड बीमारियां थी उनके मरीजों को भी कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, पहले मरीजों को कोविड हेल्थ सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर की तरफ ही आना चाहिए और जो गंभीर मरीज हैं वो ही अस्पताल की तरफ रुख करें, ताकि जो बड़े अस्पताल हैं वो कोविड के साथ साथ नॉन कोविड बीमारियों को भी देख सकें। कोरोना की इस रफ्तार को तोड़ने के लिए आज से दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, यानी लोगों की मर्जियों पर ताला लगेगा। बेवजह दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूम सकेंगे। आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, जो सोमवार सुबह तक रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड कर्फ्यू से कोरोना की चेन टूटेगी। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दिए, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए। तो सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए। उसी के अंदर ये था इवन ऑड में दुकानें खुलेंगी, क्योंकि वरना देखो आपने अखबारों में पढ़ा था कितनी फोटोएं आ रही थी कि कितने लोग भीड़ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन ये चलाने की आवश्यकता है। मुंबई में भी सरकार एक्शन में है। मुंबई हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने पर जोर है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। केस बढ़ने पर मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सबसे बड़ा खतरा मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने का है। डॉक्टरों की टीम तेजी से कोरोना संक्रमण का शिकार हो रही है। ऐसे में चुनौती फिर सामने है। इलाज करने वालों के बीमार पड़ने में स्वास्थ्य सेवा पर असर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी यही है, खुद पर नियंत्रण रखें, मास्क पहनें, कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। जरूरत ना हो तो भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों और अपनों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए LNJP हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। देखिए, ये पूरी रिपोर्ट भी हमने दिखाई, जो परिस्थिति है वो चिंताजनक से भी अब एक स्तर आगे पहुंच गई है। स्टेज अलार्मिंग स्टेज है। 6 जून को इससे पहले 1 लाख पार आंकड़े आए थे और 7 महीने के बाद अब ऐसा हुआ है जब 1,17,100 केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। पीक हम कब तक छुएंगे? आपका एनालिसिस क्या है? हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आप एनालाइज करते हैं कि 10,000 से और 1 लाख तक जो संख्या पहुंची है, बहुत कम टाइम में और बड़े तेजी के साथ ये 1 लाख से ऊपर मामले आए हैं। निश्चित रूप से जो हमारा नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो पहले वाले के मुकाबले में 2 से 3 गुना तेजी से फैल रहा है और जो डबलिंग टाइम है वो कम है। और हमने देखा कि लोग भी काफी लापरवाह हैं। इसकी वजह से जहां पर भी बाजारों में भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, कोविड गाइडलाइंस हैं, उनका भी पालन कई जगह हमने देखा है कि लापरवाही लोग बरत रहे हैं। इसकी वजह से संख्या बढ़ी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जो विदेश से काफी सारे नागरिक यहाँ आए हैं, उनमें भी काफी संख्या में ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली में भी आए हैं। अभी तक हमने 150
लोगों को ओमिक्रॉन के जो थे उनको सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया, क्योंकि उसमें बहुत ही मामूली लक्षण थे। आपका जो क्वेश्चन था कि ये इतना तेजी से क्यों हो रहा है, कब तक पीक आएगा, बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट और सेकेंड वेव में जहां पर ज्यादा लंबा टाइम लगा, डबलिंग जो केसेस की थी वो कम गति से थी। इस बार बड़ी तेजी से ये रेट आगे बढ़ रहा है, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, ये जो टाइम है ये कम समय में तेजी से फैलेगा। और एक आकलन है कि पिछली बार जैसे 4 लाख के लगभग केसेस पर डे आए थे भारतवर्ष में, इस बार उससे भी 2 गुना ज्यादा, यानी कि 8 लाख के लगभग केसेस आने की संभावना है। और पीक का जो टाइम है, क्योंकि ज्यादातर जो आप जो बात कह रहे हैं अभी, जी डॉक्टर साहब आप जो बात कह रहे हैं, वीके पॉल जी का स्टेटमेंट मैं अभी सुन रही थी, उन्होंने तुलनात्मक एक तस्वीर पेश की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में केसेस आ रहे हैं, चाहे यूके में या फ्रांस में, अगर भारत में वैसी स्थिति आएगी तो फिर ये केसेस 12 से 15 लाख भी हो सकते हैं एक दिन में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो स्थिति जो यूरोप में देखने को मिली है, इंग्लैंड में देखने को मिली है, वहां देखा कि लोग इतने ज्यादा संक्रमित हुए हैं कि उनकी बहुत बड़ी आबादी को इन्फेक्ट किया है। क्योंकि जो ओमिक्रॉन है, अब आप देखिए कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैल चुका है। इसके साथ साथ डेल्टा के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो संख्या है, ये पहले दूसरी वेव से भी ज्यादा तेजी से फैलने का बहुत बड़ा एक आशंका देखने को मिल रही है। और जो एविडेंस है, जो दूसरे देशों से हमें जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उससे यही ज्ञात होता है कि संख्या अभी और बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूंगी। सेकेंड वेव के समय जो केसेस आए थे और जितने तीव्र लक्षण और तकलीफ लोगों को हुई थी, अभी जो केसेस आ रहे हैं वैसे ही है लक्षण या उसी तरह की समस्या महसूस की जा रही है? आप लोग जो केसेस चेक कर रहे हैं, जो हमारा अनुभव है लोकनायक में, क्योंकि लोकनायक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं कोरोना के फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में। अब ओमिक्रॉन के भी काफी ज्यादा संख्या यहाँ से ठीक होके यहाँ से घर गए हैं। हमने देखा है कि इस बार जो लक्षण है वो पहले वाली वेव के मुकाबले में बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही माइल्ड लक्षण है। बहुत हल्का बुखार होता है, ज्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। आप ये देखिए कि 100 में से मुश्किल से एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। 99% लोग बिना कॉम्प्लिकेशन के घर पर ही ठीक हो सकते हैं। और हमने देखा है कि ऑक्सीजन लेवल सबका ठीक है। उन्हीं लोगों का ऑक्सीजन कम हो रहा है जिनको कि या तो डायबिटीज है, या हार्ट की बीमारी है, या डायलिसिस हो रहा है, या कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो ये जो ग्रुप है, इनको हमें ज्यादा। डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि आप जो बात कह रहे हैं इससे लोगों को एक राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन फिर भी लापरवाही कोई भी ना बरते, ये वक्त की मांग है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि आप लापरवाही ना बरतें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें और इसी के तहत वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है वो जाकर फुली वैक्सीनेट हो। देश ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा 150 करोड़ पार कर गया है। देश में अब तक 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराक दे दी गई है। भारत ने कोरोना टीकाकरण के मामले में आज बड़ा मुकाम हासिल किया है, यानी कोरोना से लड़ने का कवच मिल चुका है। पूरा हिंदुस्तान अपने इस कामयाबी पर खुश है, क्योंकि ये जीत का टीका है, ये विजय की वैक्सीन है। सच ही है, हिंदुस्तान ने टीकाकरण का वो पड़ाव पार कर लिया है जो किसी पहाड़ से कम नहीं था। कोई संदेह नहीं, 1 साल से कुछ दिन पहले ही 150 करोड़ खुराक देकर भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। आज वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में चितरंजन दास कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया गया। वेस्ट बंगाल और पूर्वी भारत में जो कैंसर पेशेंट है उसको इस हॉस्पिटल का प्रारंभ होने से सस्ती और उत्तम सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का फायदा इस क्षेत्र के लोगों को होगा। आने वाले दिनों में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और नई इंस्टीट्यूट
राज्य सरकार के साथ मिलके बंगाल में शुरू की जाएगी, जिससे गरीब मध्यम वर्ग के लोगों का कैंसर का इलाज हो सकेगा। कोलकाता के चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, ये 130 करोड़ लोगों के सामर्थ्य का प्रतीक है, ऐसी कामयाबी जो दुनिया के बड़े देशों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं। साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इतनी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से के साथ हमने विकसित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। वैक्सीनेशन के इस मुकाम तक पहुंचना हिंदुस्तान के लिए आसान नहीं था। इस दौरान बहुत कुछ पाया तो बहुत कुछ खोया भी। कोरोना की वजह से देश में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 2020-21 में जहां भारत की जीडीपी 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान था, वो कोरोना की वजह से 7.3% तक गिर गई। इस हिसाब से भारत को करीब 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। भारत की पहली लहर में 12 करोड़ 20 लाख लोगों। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन भी अब डराने लगा है, क्योंकि इसके भी केसेस अब देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एनालिसिस के मुताबिक इसके 4 सबसे आम लक्षण हैं, जिसमें खांसी, थकान, कॉफ और नाक बहना शामिल है। लेकिन एम्स की स्टडी में ओमाइक्रॉन के लक्षण 4 की जगह 5 बताए गए हैं। एम्स की स्टडी के मुताबिक सीने में लगातार दर्द या दबाव महसूस होगा, प्रतिक्रिया देने में देरी होगी, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट और लगातार बुखार की समस्या आप महसूस कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स मोस्टली स्क्रैची थ्रोट है। उतना दर्द गले में नहीं है जितना कि एक स्क्रैची फीलिंग हो रही है गले में। फीवर इसका एक कॉमन सिम्टम है जो कि 2-3 दिन तक भी रह रहा है। खांसी है मगर सूखी खांसी है, बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म नहीं है कॉफ का। एक माइल्ड ड्राई स्क्रैची कॉफ हो रहा है लोगों को। मेलेज बहुत है, फटीग बहुत है, जिसमें कि आपको पूरा बॉडी एक है। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।